नमस्कार। विज्ञान की दुनिया में आज एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हमारे चारों ओर हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। कभी मौसम, कभी चीजों का आकार, कभी उनका रूप। हाँ। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर है कक्षा 6 की विज्ञान की किताब का अध्याय 6। शीर्षक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज का हमारा मकसद है इस अध्याय में समझाए गए बदलावों के प्रकारों को मतलब गहराई से समझना। यह अध्याय रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से बताता है कि कुछ बदलाव अस्थायी होते हैं जिन्हें वापस पलटा जा सकता है, जबकि कुछ स्थायी होते हैं। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अपने आसपास की दुनिया, चीजों के व्यवहार और उनके बदलने के पीछे के कारणों को समझने की एक क्या कहते हैं बुनियाद देता है। अक्सर हम इन बदलावों को देखते तो हैं, पर शायद उतना गौर नहीं करते। सही बात है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे साधारण अवलोकन से ही हम विज्ञान के मूल सिद्धांत समझ सकते हैं। हाँ, और अध्याय की शुरुआत भी इसी अवलोकन से होती है। जैसे खेतों में फसलें समय के साथ बदलती हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उनका रंग बदलता है, वे सूख जाते हैं, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। हाँ, कद और वजन भी बदलता है। सही, ये सब परिवर्तन ही तो हैं। इसी अवलोकन से आगे बढ़ते हुए अध्याय मुख्य रूप से दो तरह के बदलावों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला, उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंजेस। हाँ, यानी ऐसे बदलाव जिन्हें वापस पलटाया जा सकता है। और दूसरा, अनुत्क्रमित परिवर्तन, इररिवर्सिबल चेंजेस। हाँ, जिन्हें वापस उनकी पहली अवस्था में लाना मुमकिन या बहुत मुश्किल होता है। ठीक। तो पहले बात करते हैं उत्क्रमित परिवर्तनों की। ये वो बदलाव है जहां हम चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस ला सकते हैं। अध्याय में इसके कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक गुब्बारा लेना और उसमें हवा भरना। अच्छा, हवा भरने पर गुब्बारे का आकार और माप बदल जाता है ना? हाँ, बदल जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या बदला? सिर्फ आकार और माप? हाँ। जैसे हम गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं, वो लगभग अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आ जाता है। रबर तो वही रहा। बिल्कुल। इसी तरह कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, जब तक मन किया उड़ाया, फिर खोलकर सीधा कर लिया। हाँ, शायद कागज पर मोड़ने के निशान रह जाएं, पर कागज तो वही है ना, उसे वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है आटे की लोई बनाना। मान लीजिए हमने रोटी बनाने के लिए आटे की लोई बनाई, पर उसका आकार ठीक नहीं बना या फिर रोटी बनाने का इरादा बदल गया। हाँ, होता है ऐसा। तो हम उस लोई को वापस सूखे आटे में मिला सकते हैं या फिर से गूथे हुए आटे में मिलाकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो इन सभी उदाहरणों में गुब्बारा, कागज का जहाज, आटे की लोई, पदार्थ का मूल स्वरूप नहीं बदला। केवल उसका आकार या रूप बदला, जिसे आसानी से वापस पहले जैसा किया जा सका। ये उत्क्रमित परिवर्तन का सार है। मतलब पदार्थ वो मूल रूप से वही रहता है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी अनुत्क्रमित परिवर्तन। हाँ, इरिवर्सिबल। यहां चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। अध्याय के उदाहरणों से ही समझते हैं। उसी गुब्बारे को ले जिसे हमने फुलाया था। अगर हवा निकालने के बजाय उसे पिन चुबोकर फोड़ दें तो गुब्बारा फट जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। हाँ? आप क्या उन टुकड़ों को जोड़कर वापस पहले जैसा साबुत गुब्बारा बनाया जा सकता है? नहीं, ये बदलाव स्थायी हो गया। पदार्थ मतलब रबर तो अभी भी है, लेकिन उसका रूप इस तरह बदल गया कि उसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। और कागज वाले उदाहरण पर वापस चलें। अगर हवाई जहाज मोड़ने की बजाय कागज पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उसे कैंची से काट लिया जाए। हाँ, तब भी वही बात हुई। हमने कागज से एक हिस्सा काट दिया। कागज पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये भी अनुत्क्रमित हो गया। और सबसे दिलचस्प उदाहरण शायद रसोई से है, आटे की लोई वाला। हमने लोई बनाई जो उत्क्रमित था। हाँ, लेकिन अगर उसी लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंक दिया जाए तो अब बात बदल गई। सिकी हुई रोटी का स्वाद, रंग, बनावट, सब कुछ आटे की लोई से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग। हाँ। क्या इस सिकी हुई रोटी से किसी भी तरह वापस आटे की नरम लोई मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ आकार नहीं बदला, बल्कि गर्मी ने आटे के अंदर के पदार्थों को इस तरह बदल दिया कि वह एक नई चीज मतलब रोटी बन गई। ये एक गहरा अनुत्क्रमित परिवर्तन है।
अध्याय में और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी लंबाई कम होती जाती है। ये तो हम सब देखते हैं। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मोमबत्ती जलते समय कुछ मोम पिघलता भी है, जो नीचे इकट्ठा हो जाता है। हाँ, सही। इस पिघले हुए मोम को ठंडा करके वापस ठोस मोम बनाया जा सकता है। तो मोम का पिघलना और जमना, ये हिस्सा तो उत्क्रमित हुआ। लेकिन जो मोम जल गया, जो रोशनी और गर्मी में बदल गया, उसका क्या? हाँ। क्या उस जली हुई मोमबत्ती को वापस पहले जितनी लंबी किया जा सकता है? नहीं। तो मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उत्क्रमित यानी पिघलना और अनुत्क्रमित यानी जलना, दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। हाँ, दोनों हैं। पर कुल मिलाकर लंबाई का कम होना अनुत्क्रमित है। बिल्कुल सही समझा। इसी तरह अगरबत्ती या माचिस की तीली का जलना, ये जलकर राख और गैसों में बदल जाते हैं। राख और गैसों से वापस अगरबत्ती या तीली नहीं बन सकती। ये स्पष्ट रूप से अनुत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि इनमें नए पदार्थ ही बन रहे हैं। दूध में थोड़ा सा दही मतलब जामन मिलाने पर कुछ घंटों में सारा दूध दही में बदल जाता है। हाँ, क्या दही से वापस दूध मिल सकता है? कभी नहीं। ये भी एक अनुत्क्रमित परिवर्तन है। अच्छा। यहाँ दूध में मौजूद बैक्टीरिया ने रासायनिक क्रिया करके उसे दही में बदल दिया। एक नया पदार्थ बन गया जिसके गुण दूध से एकदम अलग है। तो हमने देखा कि अनुत्क्रमित परिवर्तनों में या तो पदार्थ का रूप इस तरह बदलता है कि वापस आना नामुमकिन होता है, जैसे गुब्बारा फोड़ना, या फिर पदार्थ की आंतरिक संरचना बदल जाती है, जैसे रोटी सेकना, या फिर बिल्कुल नए पदार्थ ही बन जाते हैं, जैसे जलना, दही बनना। तो ये तो हो गई परिवर्तनों की दो मुख्य किस्में, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। अब सवाल उठता है कि ये परिवर्तन होते कैसे हैं? मतलब इनके पीछे कारण क्या है? हाँ, कैसे होते हैं? अध्याय इसके दो मुख्य कारण बताता है। या तो पदार्थों को गर्म करके, हीटिंग, हाँ, या फिर उन्हें किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर, मिक्सिंग। ठीक है, गर्म करने वाले उदाहरणों से शुरू करते हैं। सबसे आसान है बर्फ का पिघलना। बर्फ को गर्मी मिलती है तो वो पानी बन जाती है। हाँ, और अगर उस पानी को वापस ठंडा करें, यानी उससे गर्मी निकाल लें, तो वो फिर से बर्फ बन जाता है। सही। तो बर्फ का पिघलना और पानी का जमना, ये गर्म करने और ठंडा करने से होने वाला एक उत्क्रमित परिवर्तन है। यहाँ पदार्थ की अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव और द्रव से ठोस। इसी तरह पानी को और गर्म करें तो वो उबलकर भाप बन जाता है। और जैसा अध्याय 5 में भी बताया गया है, भाप को ठंडा करने पर मतलब संघनन से वापस पानी मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। तो ये भी गर्म करने से होने वाला एक उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। हाँ, ये दोनों अवस्था परिवर्तन के क्लासिक उदाहरण हैं, जो तापमान बदलने से होते हैं और उत्क्रमित होते हैं। लेकिन क्या गर्म करने से हमेशा उत्क्रमित परिवर्तन ही होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अध्याय में लोहार का उदाहरण दिया है, चित्र 6.6 में। लोहार लोहे के टुकड़े को भट्टी में रखकर लाल होने तक गर्म करता है। हाँ, इससे क्या होता है? गर्म होने पर लोहा नरम पड़ जाता है, उसकी कठोरता कम हो जाती है। अच्छा। इसी नरम अवस्था में लोहार उसे हथौड़े से पीट कर मनचाहा आकार दे सकता है, जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा या कोई और औजार। और जब वो औजार ठंडा हो जाता है तो लोहा वापस सख्त हो जाता है, लेकिन उसका आकार तो बदल चुका होता है। हाँ, आकार बदल गया। क्या इस बदले हुए आकार को आसानी से वापस पहले जैसा किया जा सकता है? शायद नहीं। सही कहा। यहाँ गर्म करने से पदार्थ यानी लोहे में एक अस्थायी गुण आया, नरम होना, जिसका फायदा उठाकर उसका आकार स्थायी रूप से बदल दिया गया। तो औजार बनाने की यह प्रक्रिया एक तरह से अनुत्क्रमित परिवर्तन हो गई, जिसे गर्म करके संभव बनाया गया। एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर धातु का रिम चढ़ाना। चित्र 6.7 में है ये तो वाकई इंजीनियरिंग का कमाल लगता है। हाँ, ये ऊष्मा के प्रभाव का एक बेहतरीन व्यावहारिक उपयोग है। बहुत स्मार्ट तरीका है ये। इसमें होता क्या है कि धातु का रिम पहिए के घेरे से जानबूझकर थोड़ा छोटा बनाया जाता है। छोटा? फिर वो चढ़ेगा कैसे? हाँ, यही तो ट्रिक है। फिर उस धातु के रिम को खूब गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा? फैलेगा? बिल्कुल। गर्म करने पर धातु फैलती है, मतलब एक्सपैंड्स। उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। अब ये फैला हुआ रिम लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। अच्छा। इसके तुरंत बाद रिम के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी डालने से क्या होता है? ठंडा होने पर धातु सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स,
वापस अपने सामान्य छोटे आकार में आने की कोशिश करती है। ओह, इस सिकुड़न से वो लकड़ी के पहिए पर बहुत मजबूती से कस जाती है, बिना किसी कील या जोड़ के। वाह। यही सिद्धांत लकड़ी के हत्थे वाले औजारों जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, इनमें भी इस्तेमाल होता है। औजार के धातु वाले हिस्से में जहां हत्था फिट होना है, उस छेद मतलब वलय को गर्म करके फैलाया जाता है। उसमें लकड़ी का हत्था डालकर ठंडा कर दिया जाता है। जिससे धातु सिकुड़कर हत्थे को जकड़ लेती है। कमाल है ना कमाल? मतलब गर्म करने से चीजें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। और इस सामान्य से सिद्धांत का इतना चतुर उपयोग अध्याय में सड़क बनाने वाले मजदूरों द्वारा तारकोल को गर्म करने का भी जिक्र है। हाँ, तारकोल या तार, उसे गर्म करने से वो पिघलकर गाढ़ा द्रव बन जाता है। इससे उसे सड़क पर फैलाना और गिट्टियों मतलब बजरी के साथ मिलाना आसान हो जाता है। जब ये मिश्रण ठंडा होता है तो तारकोल फिर से सख्त होकर गिट्टियों को मजबूती से बांध लेता है, जिससे सड़क बनती है। ये भी गर्म करके पदार्थ के गुणों में बदलाव लाने का उदाहरण है। तो ये थे गर्म करने से होने वाले कुछ बदलाव, कुछ उत्क्रमित, कुछ अनुत्क्रमित। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, मिश्रण से होने वाले परिवर्तनों की। मिक्सिंग, हाँ, यानी दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाना। क्या मिलाने से भी बदलाव आते हैं? बिल्कुल। याद करें अध्याय 4 और 5 में हमने नमक को पानी में घोला था। हाँ, याद है। ये भी तो एक मिश्रण ही है। पानी में नमक डालने पर वो घुल जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ये एक बदलाव है। और क्या ये उत्क्रमित है? अध्याय 5 की विधि याद करें, वाष्पन, इवेपोरेशन। हाँ। अगर हम नमकीन पानी को गर्म करें तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे बर्तन में नमक बचा रह जाएगा। सही। इसका मतलब हमने नमक और पानी को अलग कर लिया, तो नमक का पानी में घुलना मिश्रण से होने वाला एक उत्क्रमित परिवर्तन है। लेकिन क्या मिश्रण से हमेशा उत्क्रमित परिवर्तन ही होते हैं? सोचिए, दूध में दही मिलाने वाले उदाहरण के बारे में। वो भी तो मिश्रण ही था। हाँ, वो भी मिश्रण था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? दूध दही में बदल गया, जिससे हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो यहाँ मिश्रण ने एक अनुत्क्रमित परिवर्तन को शुरू किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया ने दूध के साथ रासायनिक क्रिया की। इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रण से उत्क्रमित परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे नमक पानी में। हाँ। और अनुत्क्रमित परिवर्तन भी, जैसे दूध से दही बनना। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन चीजों को मिला रहे हैं और उनके बीच किस तरह की अंतःक्रिया हो रही है। क्या वे सिर्फ भौतिक रूप से मिल रहे हैं या उनके बीच कोई रासायनिक क्रिया हो रही है? बहुत अच्छे से समझाया। तो ये अध्याय हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाले अनगिनत बदलावों को पहचानने और उन्हें वर्गीकृत करने का एक सरल पर बहुत उपयोगी तरीका सिखाता है। क्या बदलाव को पलटा जा सकता है, मतलब उत्क्रमित, हाँ, या नहीं, यानी अनुत्क्रमित, इरिवर्सिबल। हाँ, और ये वर्गीकरण हमें चीजों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जैसे ये समझने में कि क्यों रोटी सेकने के बाद वापस आटा नहीं मिलता, या क्यों लोहार लोहे को गर्म करता है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण भले ही बहुत बुनियादी लगे, वैज्ञानिक सोच का पहला कदम है। ऑब्जर्वेशन करना, पैटर्न पहचानना और चीजों को समूहों में बांटना। सही। इसी से आगे चलकर हम और गहरे सिद्धांतों को समझते हैं। अध्याय के अंत में यह संकेत भी दिया गया है कि आगे की कक्षाओं में हम परिवर्तनों को वर्गीकरण करने के और भी तरीके सीखेंगे, जैसे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अच्छा। जो इसी उत्क्रमित और अनुत्क्रमित के विचार पर आधारित हैं, पर उनमें और बारीकियां होंगी। तो ये था कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 6 का सार, हमारे चारों ओर होने वाले बदलावों की दुनिया, जिन्हें हम उत्क्रमित और अनुत्क्रमित श्रेणियों में बांट सकते हैं। हमने गुब्बारे फुलाने से लेकर लोहे का रिम चढ़ाने तक कई दिलचस्प उदाहरण देखें। और ये सोचना वाकई आकर्षक है कि कैसे ये साधारण से लगने वाले बदलाव पदार्थों के मौलिक गुणों से जुड़े हैं, जैसे तापमान के साथ फैलना या सिकुड़ना या दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ बना लेना। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक विचार छोड़ जाती हूँ आगे सोचने के लिए। हमने बैलगाड़ी के पहिए वाले उदाहरण में देखा कि धातु गर्म करने पर फैलती है, और हमने यह भी कहा कि ज्यादातर पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। हाँ, कहा था। सवाल ये है कि क्या सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, या क्या कुछ ऐसे अनोखे पदार्थ भी हैं जो गर्म करने पर सिकुड़ते हैं
या जिनका आकार तापमान से लगभग अप्रभावित रहता है? दिलचस्प सवाल है। ये सवाल हमें पदार्थों के विविध और कभी-कभी आश्चर्यजनक व्यवहार की खोज करने के लिए उकसाता है। बहुत दिलचस्प सवाल। यकीनन इस पर और जानने की इच्छा होती है। उम्मीद है हमारे श्रोता को परिवर्तनों की इस शुरुआती समझ और उनके वर्गीकरण के इस तरीके में मजा आया होगा।